तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सीपीयू मल्टीप्लायर के बारे में। होता क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी भी आप प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन देखते हो तो उसमें दिखाता है कि ये कितने, इसकी बेस क्लॉक स्पीड कितनी है, उसकी ओवरक्लॉक स्पीड कितनी है, ये ओवरक्लॉक के लिए कैपेबल है या नहीं, या फिर इसमें हम के मैक्सिमम कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो ये जो सभी इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली क्लॉक मल्टीप्लायर के थ्रू ली जाती है। मैं दिखाता हूँ कि क्लॉक मल्टीप्लायर का यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन दी है, वो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ। इन कंप्यूटिंग द क्लॉक मल्टीप्लायर सेट्स द रेशियो ऑफ एन इंटरनल सीपीयू क्लॉक रेट टू द एक्सटर्नल सप्लाइड क्लॉक। तो ये जो मैंने अभी जो ने सेंटेंस पढ़ा वो कहना क्या चाहता है कि ये जो हमारे सीपीयू की बेस क्लॉक स्पीड होती है वो क्लॉक मल्टीप्लायर के स्पीड के थ्रू ली जाती है। यहाँ पर आप दो टर्म देखोगे, एक है क्लॉक रेट और दूसरा है क्लॉक। तो क्लॉक रेट आप समझ लो कि कोई फ्रीक्वेंसी है, वो मेगा आर्ट्स में हो सकती है, गीगा आर्ट्स में भी हो सकती है। और ये जो क्लॉक है वो मतलब कि सिग्नल है। तो यहाँ पर जो क्लॉक मल्टीप्लायर होता है उसमें दो टर्म आती है, क्लॉक रेट और क्लॉक। और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें पता चलता है कि जो क्लॉक मल्टीप्लायर है उसकी फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। अच्छा, तो यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अ सिस्टम विथ एन एक्सटर्नल क्लॉक ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पर जो हमारा 100 मेगाहर्ट्ज है वो हो जाती है क्लॉक रेट। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखोगे क्लॉक रेट के बारे में लिखा हुआ है। तो इन कंप्यूटिंग द क्लॉक रेट और क्लॉक स्पीड टिपिकली रिफर्स टू द फ्रीक्वेंसी एट विच द क्लॉक जनरेटर ऑफ अ प्रोसेसर कैन जनरेट पल्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो क्लॉक रेट और जो क्लॉक की स्पीड है वो रिफर क्या करती है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द क्लॉक जनरेटर ऑफ अ प्रोसेसर। तो जो प्रोसेसर का क्लॉक जनरेटर होता है वो कितनी स्पीड से जो क्लॉक जो पल्स है वो जनरेट कर सकता है, वो स्पीड होती है क्लॉक रेट। तो ऐसे ही यहाँ पर जो 100 मेगाहर्ट्ज है वो हो जाती है हमारी क्लॉक रेट, और जो 36 हो जाती है वो हमारे क्लॉक मल्टीप्लायर या फिर क्लॉक। तो अभी आप समझ लो कि कोई प्रोसेसर है वो 36 क्लॉक जो है वो जनरेट करता है 100 मेगाहर्ट्ज से। तो हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.6 गीगाहर्ट्ज। तो उसी तरह से जो सीपीयू की बेस क्लॉक स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 3.6 गीगाहर्ट्ज। अब ये स्पीड ज़्यादा भी बढ़ सकती है अगर आप किसी भी पीसी में ज़्यादा वर्कलोड डालें। तो यहाँ पर जो मेगाहर्ट्ज है वो बढ़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एक दूसरी टर्म भी देखने को मिलती है, वो होती है फ्रंट साइड बस। तो फ्रंट साइड बस करता क्या है कि जो हमारे सीपीयू के अंदर जो L1 कैशे होती है उसका डेटा और जो L2 कैशे होती है उसका डेटा, वो दोनों के दोनों आगे भेजती है। मतलब कि जिन जिन कंपोनेंट को वो स्पेसिफिक डेटा भेजना होता है वो भेजने का काम फ्रंट साइड बस के थ्रू होता है। आप ये वाला जो पैराग्राफ देख रहे हो तो उसमें दिखाया गया क्या है कि हम किस तरह से, मतलब कि जो सीपीयू को होता है वो ओवरक्लॉक करते हैं या फिर जो ओवरक्लॉकिंग की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया गया है कि जो हमारी जो एफएसबी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कि ये जो फ्रंट साइड बस फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को आप समझ लो को जो डेटा भेजने की स्पीड होती है उसको आप फ्रीक्वेंसी समझ लो। तो इसको जो फ्रंट साइड बस फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बढ़ा के हमारे जो सीपीयू है उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। लेकिन आजकल होता क्या है कि मोस्ट ऑफली जितने भी सीपीयू आते हैं उसमें ओवरक्लॉकिंग नहीं होती है। मतलब कि ये जो हमारी फ्रंट साइड बस जो होती है वो कैपेबल नहीं होती है। तो ज़्यादातर कंपनियां यही सजेस्ट करती है कि आप ओवरक्लॉक ना करो, क्योंकि उससे क्या होता है क्या है कि सीपीयू के परफॉर्मेंस और सिस्टम की स्टेबलाइजेशन के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं वो पूरा का पूरा हमारा जो मदरबोर्ड होता है उसका उन्होंने डायग्राम दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर होता है नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। तो पहले के जो मदरबोर्ड आते थे उसमें होता क्या था कि हर एक स्पेसिफिक का वर्क के लिए अलग अलग चिप्स होती थी, लेकिन उसे होता क्या था कि मदरबोर्ड ज़्यादा बड़ा हो जाता था। तो उसके बाद हुआ क्या कि ये जितनी भी उन्होंने चिप थी उन सभी चिप को कंबाइन करके उन्होंने दो ब्रिज बना दिए। एक होता है नॉर्थ ब्रिज और दूसरा साउथ ब्रिज। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि साउथ ब्रिज में लिखा हुआ वो होता है क्या, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। तो यहाँ पर जितने भी इनपुट और आउटपुट के जितने भी कंट्रोलर होते थे या फिर जितनी भी चिप्स होती थी उनको उन्होंने कंबाइन करके पूरा साउथ ब्रिज बना दिया। और जितना भी मेमोरी कंट्रोलर हब था, मतलब कि मेमोरी को
कंट्रोल करने की या फिर डेटा इनपुट आउटपुट करने की चिप थी, उनको उन्होंने कंबाइन करके नॉर्थ ब्रिज बना दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फ्रंट साइड बस है यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो फ्रंट साइड बस करता क्या है कि जैसा कि हमने बताया कि सीपीयू के अंदर L1 कैशे होती है और कुछ कुछ सीपीयू में L1 और L2 दोनों कैशे जो होती है वो सीपीयू के अंदर ही दी जाती है। तो ये जो फ्रंट साइड बस है तो वो दोनों का डेटा जो है वो अलग अलग है, जैसे कि हमारा नॉर्थ ब्रिज हो गया, साउथ ब्रिज हो गया, उसमें देने का काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लॉक जनरेटर है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि कोई एक क्लॉक जनरेटर है वो 36 क्लॉक जनरेट करता है, वो 100 मेगाहर्ट्ज के। तो जो सीपीयू की बेस क्लॉक स्पीड हो जाएगी वो 3.6 गीगाहर्ट्ज तक हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये इतने हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाहे तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फिर आता है क्लॉक डबलिंग। तो ये क्लॉक डबलिंग भी वही है, मतलब कि ये एक वन टाइप ऑफ ओवरक्लॉकिंग ही होता है। हम जो हमारी स्पीड है मतलब कि ओवरक्लॉक करते हैं सीपीयू को उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि ये जो हमारी बेस फ्रीक्वेंसी है उससे डबल फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, इसलिए उसको क्लॉक डबलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने दो प्रोसेसर दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला है इंटेल i4 86 DX2। तो यहाँ पर ये डबल फ्रीक्वेंसी से भी काम करने के लिए कैपेबल था। और यहाँ पर ये जो दूसरा प्रोसेसर है वो है वेटेक स्पार्क्स पावर। बेसिकली ये जो स्पार्क्स का प्रोसेसर था, मतलब कि उसका एक वेरिएंट था जो 80 मेगाहर्ट्ज तक बूस्ट कर सकता था अपनी फ्रीक्वेंसी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।